नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द्रोड़ द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें टारगेट है हमारा जो आने वाला एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक और बात, जो स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो जितनी क्लासेस इसकी हो चुकी हैं उन्हें आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बता दिए। ये आपने पढ़ा ही होगा। तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। किसको कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब यहां देखिए आप, संविधान का जनक कहा जा रहा है इनको। संविधान बनाया किसने है? तो संविधान बनाया है संविधान सभा ने। किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है संविधान को। किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान सभा को बनाया है। अब संविधान सभा में कई सारे सदस्य थे। संविधान सभा में कई सारे सदस्य थे। कुछ तो निर्वाचित थे, कुछ तो निर्वाचित थे, है ना, और कुछ मनोनीत थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे। बी आर अंबेडकर भी उसमें एक थे, अंबेडकर भी एक थे उसमें। ठीक, अब संविधान सभा में जो काम करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा के अंदर बहुत सारी क्या थी? कमिटीज थी। संविधान सभा में काम करने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई थी। उनमें से एक कमेटी थी प्रारूप समिति। एक कमेटी कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अंबेडकर थे। इसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अंबेडकर। कौन थे? बी आर अंबेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अंबेडकर थे। संविधान सभा की बात करें तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और वहीं जो इसके परमानेंट थे यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है भाई, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर को कहा जाता है। अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे और सदस्य के साथ साथ प्रारूप समिति जो थी संविधान सभा की, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके चेयरमैन भी थे। और संविधान सभा के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट प्रेसिडेंट थे, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पहले भारत के राष्ट्रपति बने। क्लियर? तो राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद का जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राजेंद्र प्रसाद का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी संविधान सभा ने ही करवाया था, क्योंकि पार्लियामेंट तब नहीं आई थी। पार्लियामेंट की पहली बैठक कब हुई है? 13 मई 1952 को। पार्लियामेंट की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। क्लियर? याद रहेगा। चलो आगे देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच मेथड। भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से तरीके से चुने जाते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किस मेथड से चुने जाते हैं? तो भैया आपको पता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, है ना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति में जनता वोट नहीं देती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है। इनके चुनाव में वोट कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देगा?
तो यहां देखिए चुनाव में वोट कौन देता है, चुनाव में वोट कौन देता है। तो ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट याद रखेंगे, लोकसभा कौमा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। ठीक है। दूसरा, जितनी विधानसभाएं हैं देश में, जितनी राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके सभी निर्वाचित सदस्य भी वोट देते हैं। यानी कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आप ऐसे याद रखिए, इंडिया में सभी एमपी वोट देंगे, इंडिया में निर्वाचित एमएलए वोट देंगे। एमपी मतलब सांसद, जो संसद के सदस्य हैं, एमएलए मतलब विधायक, जो विधानसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जहां जनता वोट न दे उस चुनाव को इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, और जहां जनता वोट दे उस चुनाव को बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन किस किस का होता है ये भी देख लीजिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष चुनाव किस किस का होता है। तो पहला देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तीसरा जो है राज्यसभा का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चौथा, विधान परिषद का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, विधान परिषद का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये चुनाव में जनता वोट नहीं देती, ये चुनाव में आम लोग वोट नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर, याद रहेगा। चलो अब प्रत्यक्ष भी बता देता हूं साथ ही साथ। प्रत्यक्ष चुनाव कौन कौन से होते हैं, तो पहला लोकसभा हो गया, दूसरा जो है विधानसभा हो गया, दूसरा क्या है, विधानसभा हो गया। ठीक है, ये आपके प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा। और तीसरे जो है नगर निगम और पंचायत, ये जो है डायरेक्ट चुनाव होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, इनडायरेक्ट इलेक्शन। आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारत के अंदर जो राज्यों के नीति निदेशक तत्व वाली अवधारणा है वो किस देश से कॉपी की गई है, तो डीपीएसपी बोलेंगे इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में आती है ना। और इससे संबंधित अनुच्छेद, इससे संबंधित आर्टिकल कितने हैं, 36 से लेके 51 तक इससे संबंधित आर्टिकल हैं, 36 से लेकर 51 तक इससे संबंधित आर्टिकल हैं। अब ये जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि डीपीएसपी में जो कही गई बातें हैं उनको अगर सरकार लागू नहीं करती है तो शिकायत नहीं की जा सकती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कि निर्देश दिए गए हैं सरकारों को, है ना। अब सरकारों का जब मन होगा तब उनको लागू करेंगी कानून बनाकर। ठीक है, अगर नहीं लागू करती हैं तो हम उनकी शिकायत नहीं कर सकते। बाकी डीपीएसपी का जो अल्टीमेट पर्पज है, उद्देश्य है, वो है वेलफेयर स्टेट बनाना, है ना, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
कल्याणकारी राज्य बनाना ही डीपीएसपी का मकसद है। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा? आयरलैंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी की अवधारणा कॉपी की है। ठीक है भाई, आगे देखिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राइट टू इक्वलिटी की गारंटी देता है? राइट टू इक्वलिटी की गारंटी देता है, बताओ भाई। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। तो देखो भाई, आंसर तो हो जाएगा आर्टिकल 14। अब ये क्या है? तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स एफआर यानी कि मौलिक 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 अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया है? मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिका से लिया है ना। मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। ठीक है भाई, अब ये जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक इससे संबंधित आर्टिकल हैं। और ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल इन नेचर है, जस्टिसिएबल इन नेचर, जस्टिसिएबल इन नेचर और एनफोर्सिएबल बाई, एनफोर्सिएबल है ये, यानी कि इनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का कोई भी उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट है रक्षा करने के लिए और हाई कोर्ट भी है रक्षा करने के लिए। ठीक है, शुरुआत में जब फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, शुरुआत में जो फंडामेंटल भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तब इनकी संख्या थी 7। टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन फिर एक फंडामेंटल राइट्स जो है इस लिस्ट से हटा दिया, उसको कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। उसको कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति को अधिकार को 44वां संशोधन करके, 44th अमेंडमेंट करके भारतीय संविधान में 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में। और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटाकर लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया और इसे नई जगह भेज दिया। कहां? आर्टिकल 300A में। कहां भेज दिया? आर्टिकल 300A में इस फंडामेंटल राइट्स को भेज दिया। जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था, तब इसकी जगह कौन सी थी? तब इसकी जगह आर्टिकल 31 थी। आर्टिकल 31 में था ये। लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से रिमूव कर दिया है और ये इसकी नई जगह कहां बना दी है? आर्टिकल 300A में। वहां ये लीगल राइट है और जब आर्टिकल 31 में था तब ये जो है फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका आर्टिकल 14 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? आगे बात करें हम द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लिया है। अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कॉपी की है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, इंडिया की लेजिस्लेचर है, चाहे हम संसद की बात करें, चाहे हम केंद्र में संसद की बात करें, या हम राज्य विधानमंडल की बात करें, या हम राज्य विधानमंडल की बात करें, दोनों
ये संसद और राज्य विधानमंडल अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होता है तो उसे आर्टिकल 13 के अनुसार निरस्त माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो उन कानून की समीक्षा कर सकता है, द्वारा से रिव्यू कर सकता है, द्वारा से रिव्यू कर सकता है उस कानून को। अगर उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, यानी कि निरस्त कर देगा, ये कह के कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के ये खिलाफ है, संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसके खिलाफ है ये, यानी कि संविधान में जो चीजें भारतीय लोगों को मिली हैं उनके अगेंस्ट में जाकर ये कानून बना है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आप कोई कॉपी में नोट्स बना लो, फिर उसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए किसी को दो और फिर वो गलती निकाले उसमें, तो उसे कहेंगे रिव्यू करना। तो ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू का मतलब है न्यायपालिका के पास रिव्यू करने की पावर होती है। किसको रिव्यू करने की? अगर विधायिका के द्वारा संसद या राज्य विधानमंडल किसी के भी द्वारा कोई कानून ऐसा बना दिया जाता है जिसको लगता है और जिसकी शिकायत जाती है कि ये संविधान के अगेंस्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? अब ये होता कहाँ है ये देखो, तो देखो ये आपका होता है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग, क्या कहेंगे इसको? भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसके अंदर जो है मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें 3 मेंबर होते हैं, इसमें 3 मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। पहले को बोलते हैं हम क्या? पहले को बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसके अलावा एक होता है चुनाव आयुक्त, चुनाव या निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। और दूसरा भी होता है यही चुनाव या निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये 3 मेंबर की बॉडी है। तो पहला तो सबसे टॉप हो गया जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जा रहा है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी। और ये 2 हो गए ईसी, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो जो कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी है। क्या है? 3 मेंबर बॉडी। क्या है? 3 मेंबर बॉडी। अब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरुआत से ही 3 मेंबर बॉडी थी, यानी कि 3 सदस्यीय संस्था थी ये शुरुआत से ही, ऐसा नहीं है। 1989 में क्या हुआ कि जो वोट देने की उम्र है, वोट देने की उम्र, वोट देने की उम्र क्या कर दी? 21 से कम करके 18 कर दी, 21 से कम करके 18 कर दी। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे काम बढ़ गया। तो 1989 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक ही मेंबर था, उसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते थे। लेकिन 1989 में जब वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दी तो वोट देने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, फिर उनका डेटा भी मेंटेन करना था, है ना, और उनका इलेक्टोरल रोल भी तैयार करना था। तो इसलिए फिर 2 और चुनाव आयुक्त इसमें जोड़ दिए गए, एक्स्ट्रा काम जो आया है उसको संभालने के लिए। तो अब ये जो बॉडी है 1989 से मल्टी मेंबर बॉडी है। 1989 से पहले क्या थी? सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1989 में 2 मेंबर और जुड़ गए, यानी कि टोटल 3 हो गए। तो अब ये बॉडी क्या है? अब ये बॉडी है मल्टी मेंबर बॉडी। अब ये क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी है। ये क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है, याद रहेगा।
क्लियर है? आई होप क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे यहां पे है। अब सवाल देख लेते हैं कि अब इस इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इसे अपॉइंट करता कौन है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसे कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद पर अपॉइंट करने का काम, नियुक्त करने का काम कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये याद रखेंगे आप। आगे, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? हमें पता है ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य, क्या कहेंगे इसको दोस्त? मौलिक कर्तव्य कहेंगे बे, मौलिक कर्तव्य कहेंगे इसको। अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये संविधान में शुरुआत में नहीं थे। संविधान में शुरुआत में नहीं थे। क्या? तो देखो, ये पहली बार जो फंडामेंटल ड्यूटी है, एफडी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य, पहली बार फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़े गए? तो इसके लिए 42वां संविधान हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था संविधान में। 42वां संशोधन हुआ था, किस साल हुआ था? 1976 में हुआ था। तो 42वां संशोधन 1976 में करके जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन किया जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया जाता है, और इस संशोधन के द्वारा 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी दी गई। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। ठीक है। अब जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, तो किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ी गई? किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ी गई? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये जोड़ी गई। ठीक है। अब सवाल देख लीजिए, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये है आंसर 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1976 में हुआ। कब हुआ 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ। मिल गया आंसर आपको। चलो आगे देखो, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान चलता है, एकल नागरिकता प्रणाली है भारत में, है ना। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने यूके से ही लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया है। ध्यान रखेंगे, भारत और भारत के अंदर है राज्य। तो आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, सिटीजनशिप भारत की ही रहेगी आपकी, है ना। ऐसा नहीं है कि राज्यों की अलग नागरिकता हो और भारत की अलग नागरिकता, ऐसा नहीं है। भारत में आप किसी भी जगह रह लो, नागरिकता सिर्फ भारत की बनेगी, पासपोर्ट पर सिर्फ भारत का नाम होगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, भारत सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। और भारत ने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया है? यूके के संविधान से लिया है, जो कि अनरिटन है। क्या है? अनरिटन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का। जबकि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो क्या है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। याद रहेगा। चलो आगे देखिए, हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर करना, घोषणा करना, राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की पावर किसके पास है? तो भैया प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। किसकी? कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट की अनुमति मंजूरी आवश्यक है। कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। कैबिनेट अगर अनुमति देता है तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। अब भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान 3 प्रकार से है। भारतीय संविधान में आपातकाल इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली है इमरजेंसी आर्टिकल 352 के जरिए, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। दूसरी इमरजेंसी है आर्टिकल 356, जिसे आप स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। और अगली है इमरजेंसी आर्टिकल 360, जिसे आप फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे, विच आर्टिकल डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये क्या है? ये आपका मौलिक अधिकार है। ये क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये क्या है? मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार जो 7 होते हैं, 7 थे पहले एक्चुअली, अब एक कम हो गया, तो अब टोटल 6 हैं। 6 में से जो अंतिम मौलिक अधिकार है, जो अंतिम मौलिक अधिकार है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। ये क्या है? आर्टिकल 32 है। क्लियर? याद रखेना, भूलना नहीं है। आर्टिकल 32 है। तो ये हमने डिस्कस किया आज के सवाल। आई होप क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास का फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बस इतना सा ही सपोर्ट आपसे चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।